गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका विलयन में आगे वाला पार्ट विलयनों के अणु संख्य गुणधर्म एवं असामान्य अणुभार, विलयनों के अणु संख्य गुणधर्म और असामान्य अणुभार, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो पहले सुन लीजिए विलयनों के अणु संख्य गुणधर्म क्या है। तो अणु संख्य शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से हुआ, जिसका अर्थ है एक साथ बंधे हुए, ठीक है। को मतलब एक साथ, लाइगेट मतलब आबंधित, अर्थात विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, लेकिन उनके आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अणु संख्य गुणधर्म कहलाता है। विलयन के अणु संख्य गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से समझते चलिए। सबसे पहले वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, आपेक्षित मतलब तुलनात्मक, रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर है क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किस में बता रहे हैं? विलयन में। विलयन क्या होता है? विलय और विलायक का मिश्रण। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले आ जाइए सबसे पहले वाष्प दाब। किसी वाष्पशील द्रव यानी विलायक के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहा? किसी वाष्पशील द्रव के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब अवनमन, अवनमन मतलब गिरना, कम होना। जब द्रव यानी जो वाष्पशील द्रव है में किसी अवाष्पशील विलय के को घोला जाता है, तो द्रव का कुछ क्षेत्रफल अवाष्पशील विलय के द्वारा घेर लेने के कारण द्रव अणु के पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। द्रव की जो पृष्ठ यानी सरफेस को छोड़ के जाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ जगह किसने घेर ली? विलय के कणों ने, अर्थात वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब कम हो गया तो यानी वाष्प दाब का अवनमन हो गया। अब वाष्प दाब का अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब क्रमशः पी और पी मान लो। वाष्प दाब का जो अवनमन यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो पी है, और विलायक जो प्योर विलायक था उसका वाष्प दाब पी नॉट है। तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर कितना हो गया? पी नॉट माइनस पी। वाष्प दाब का अवनमन यानी लोअरिंग कितनी होगी, यानी गिरावट कितनी हो गई? जो ओरिजिनल विलायक की थी माइनस विलयन की। वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, आपेक्षित मतलब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब था जितनी कमी आई बटे जो पहले था, जो कमी आई बटे जो पहले था। फिर अवाष्पशील विलयों के संबंध में राउल्ट का नियम, जो राउल्ट ने नियम दिया किसके? अवाष्पशील विलयों के संबंध में। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने नियम जो दिया राउल्ट के नियम ने, उसका क्या है? पी नॉट माइनस पी यानी ओरिजिनल विलायक का सोल्यूशन माना पी मतलब विलयन का सोल्यूशन अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। व्हाट इज दिस एक्स बी? एक्स बी विलय का मोल प्रभाव यानी n1 अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज W1 अपॉन m। भाई ये क्या होगा? विलय के मोल बटे टोटल विलयन के मोल यानी विलय प्लस विलायक, तो वही हो गया W1 अपॉन M1 अपॉन W1 प्लस M2। ये सब चीज़ें तो मोल प्रभाव दे रखा है, मोल प्रभाव N1 प्लस N2, जो कि हम लोग आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। देखिए XB क्या है? विलय का मोल प्रभाव। P क्या है? विलयन का वाष्प दाब। P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। N1 क्या है? अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या। N2 क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रखा है। W1 W2 क्या है? क्रमशः विलय या विलायक का भार। और ये तनु विलयन के लिए राउल्ट नियम, तनु विलयन के राउल्ट का नियम क्या है? तनु विलयन बहुत तनु होगा तब क्या होगा? जो हम लोग जो विलय घोला जाएगा वो ना के बराबर घोला जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो ये क्या था? पहले हमारे ये था पी नॉट माइनस पी यानी कि विलय का विलायक जो था, विलायक प्योर फॉर्म में माइनस विलयन का अपॉन विलायक का इज इक्वल टू n1 प्लस n2 यानी किसके? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब जब क्या, परंतु तनु विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलायक के मोलों की संख्या से काफ़ी कम होती है, नगण्य होती है, तो हमने इसको नगण्य मान लिया। किसको? n1। तो अब ये क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 क्या हो गया? n2 के बराबर हो गया। तो यानी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n1 अपॉन n2, दैट इज W1 अपॉन M2 और M2 अपॉन W2। यदि विलय पदार्थ का भार व वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन ज्ञात हो, तो इस समीकरण की सहायता से विलय पदार्थ का अणु भार ज्ञात किया जा सकता है। नोट, राउल्ट का नियम द्वारा तनु विलयन में विलय के अणु भार की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पी नॉट माइनस पी इजगल टू पी नॉट एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन में क्या है? विलय के मोल प्रभाज
बटे विलायक का मोल प्रभाज। समझ गए बेटा। जबकि किसी विलयन के लिए यह निश्चित करना कठिन है कि इसे किस सांद्रता पर तनु माना जाए व किस सांद्रता पर नहीं माना जाए। अतः इस विलयन को एक अन्य रूप में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। राउल्ट के नियम को ये पी नॉट अपन पी ये वाला एन अपन एन प्लस एन ये दे रखा है जो, ठीक है, जिसको समीकरण को इन्होंने सॉल्व किया। पी नॉट इजिकल टू पी, ये कॉमन ले लिया एन तो 1 प्लस एन अपॉन एन। फिर अब आपको इसमें कॉमन लिया पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस पी। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये एक तरीका है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स जिसने पढ़ी होगी वो जानते होंगे ये तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कि आपने ऊपर नीचे क्या एक ही चीज़ कर दो ऐड, तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो फिर ये लगाया, इसी तरह से सॉल्व करते हुए चले आए तो आपका ये निकल के आया। ठीक है, तो ये तरीका है, देख लीजिएगा बेटा। अब आ जाइए क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन यानी बढ़ना क्वथनांक का। तो भाई नेचुरल सी बात है, जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तब क्वथनांक क्या होता है, पहले क्वथनांक समझ लीजिए। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या 76 mm पारा। 76 mm का मतलब 76 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, Hg मतलब पारा के बराबर होता है। यानी कि वह ताप जिस पे जो वाष्प बन रही है उसके विलायक की जो वाष्प बन रही है वो किसके बराबर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। पर जब हमने उसमें कुछ विलय डाल दिया, तो वाष्प दाब कम हो गई। यानी जब वाष्प दाब कम हो गई तो उतनी वाष्प दाब जितनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो वही देखिए, किसी वाष्पशील विलय में अवाष्पशील विलय घुलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब क्या है, विलायक के वाष्प दाब से कम। इस कारण इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप तक गर्म करना होता है। अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी डेल्टा टी यानी डिफरेंस जो आया यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस ओरिजिनल क्वथनांक, ओरिजिनल कम है और विलयन का ज़्यादा। यहाँ टी बी इजकल टू क्वथनांक में उन्नयन यानी बढ़ाव। विलायक के दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों के लिए दाब व ताप के मध्य आरेख खींचने पर निम्न द्वारा, ये देखिए ये बना रखा है, ये दिख रहा है आपको, अलग अलग विलायक। ये क्या है, विलायक, शुद्ध विलायक, और ये क्या है, विलयन 1 और विलयन 2, यानी इनकी सांद्रता अलग अलग। तो देखिए जिस सांद्रता के हिसाब से प्रेशर अलग अलग आ रहा है, ठीक है, T0 T1 T2, तो वही रखा है। आरेख खींचने पर निम्न दर्शाया गया वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र द्वारा तनु विलयनों के लिए क्या समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, लगभग ये रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। अब आ जाइए, ये देखिए वक्र में स्पष्ट है कि T1 तथा T2 का मान T2 का मान से अधिक है। देखिए इधर T2 का मान T1 से अधिक है, T1 का मान T0 से अधिक है। यानी यहाँ क्या होगी, यहाँ विलय की सांद्रता T2 में T1 से ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ आपका देख रही है, यहाँ देख लिया हम कर रहे हैं, T1 तथा T2 का मान से अधिक है। अर्थ यह है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन होता है। तनु विलयन के वक्र BD तथा CE समांतर सीधी रेखा स्पष्ट प्राप्त करते हो। कौन सा है, देखो BD और CD, ये यहाँ पे ये जो जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपकी है जो इन्होंने बना रखा है, एंगल CAE BAD ये जो बना रखा है, इसको आप सॉल्ट आउट करेंगे। सॉल्ट आउट करने का तरीका दे रखा है बेटा, इसको आप समझते चलिएगा। AB अपॉन AC इजिकल टू AD अपॉन AE। ये हम अभी ट्राइंगल जो बनाएंगे उसमें आ जाएगा निकल के। यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, उस ट्राइंगल से ये निकाला जाएगा। T1 माइनस T0 इजिकल टू T2 माइनस T0, T1 माइनस T0 इजिकल टू T2 अपॉन T2 माइनस T0 इजिकल टू P0 माइनस P1 अपॉन P0 माइनस P2, जहाँ P0 माइनस P1 तथा P0 माइनस क्रम से क्या है, विलयन फर्स्ट और विलयन 2 के अंदर जो क्या हुआ, अवनमन हुआ। डेल्टा TB1, भैया TB1 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा TB2 आ जाएगा, क्योंकि T1 का जो बड़ा है ऐसी डेल्टा P1 आ जाएगा, डेल्टा P2 आ जाएगा। ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, टेम्परेचर। अतः क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। भाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, वो आपने पढ़ा भी होगा, T इज प्रोपोर्शनल टू P। अब डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन है इजिकल टू ये हो गया। तो आपने क्या, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS, यानी P0 क्या ओरिजिनल, PS क्या सॉल्यूशन। राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में अपेक्षाकृत, अगर अपेक्षाकृत अवनमन का होता है तो मोल प्रवाह के बराबर होती है, ये चीज़ आ गई। तो P0 माइनस T अपॉन P मोल प्रवाह आ गया, W अपॉन M ये मोल प्रवाह आ गया, ये लिख गया। अब देखिए डेल्टा P
को हमने क्या करा, मोल प्रवाह से इंटू वो कर दिया। अब इसमें देखिए W क्या है, विलय के पदार्थ की मात्रा, कैपिटल W क्या है, विलायक की मात्रा, M क्या है, विलय के अधिक आणविक द्रव्यमान, कैपिटल M क्या है, विलायक का आणविक द्रव्यमान। बेटा ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, प्रभाज्य मोल प्रभाज्य पीछे वाले चैप्टर में कराया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए नियत ताप पर शुद्ध विलायक के लिए M तथा P, M क्या है, ये विलायक का क्या अणुभार, तथा P यानी कि P क्या है, विलयन का दाब का मान स्थिर रहता है। ये P0 होगा, सॉरी दिस वन विल बी P0, स्थिर रहता है। इसलिए डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू W/M इंटू 1/W, क्योंकि क्या हुआ, P0 देखिए, इधर देखिए, ये P0 है, P0 क्या हो गया, P0 मतलब ओरिजिनल का, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट नियत हो गया, ये P0 है बेटा आपका, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया किसी एक विलायक के लिए निश्चित ताप पर, तो ये आपका आ गया। इसी तरह से अब देखिए डेल्टा P क्वथनांक के अंतर डेल्टा B, तो डेल्टा P और डेल्टा B क्या है, बराबर है, तो डेल्टा B भी इसके बराबर हो गया, यानी डेल्टा B में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो समीकरण सेकंड में K क्या है, उन्नयन स्थिरांक कहलाता, उन्नयन स्थिरांक। यदि W/M इजगल टू 1 यानी ग्राम अणु तथा कैपिटल W इजगल टू 1000 ग्राम है, तो सभी कैसे डेल्टा T क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इजगल टू K/1000, K/1000 इजगल टू KB स्थिरांक, ठीक है। इसलिए K इजगल टू दिस K इजगल टू 1000 KB का मान इसमें समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी इसमें इस वाले में समीकरण में रखने पर, तो डेल्टा TB इजगल टू 1000 KB इंटू W/W इंटू कैपिटल, डेल्टा TB क्या है ये उन्नयन। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, KB इजगल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ क्या था, ये सिंपल उन्नयन स्थिरांक, और हेयर KB इजगल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यानी कि अब हमारे मोललता पता चल जाएगी, बात आप समझ रहे हो मेरे बच्चों, मोललता। समीकरण 3 में ये रखने पर, आणविक द्रव्यमान रखने पर ये क्या हो गया, मोललता। हम जानते हैं मोललता क्या होती है, भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलायक का केस में किलोग्राम में भार, अगर ग्राम में तो ऊपर 1000 लगाते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा, ये देखिए इसमें दिख रहा है आपको, KB को छोड़ के बाकी जो चीज़ है वो किसकी चीज़ है, मोललता। तो हम आप कह सकते हैं डेल्टा TB इजगल टू KB इंटू मोलैलिटी, मोललता, डेल्टा TB इजगल टू KB इंटू मोललता, ठीक है। अर्थात विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। M इजिकल टू 1 मोलल तब जब, तो डेल्टा TB इजिकल टू KB, अतः 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्यशील विद्युत अपघट्य का 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक, जिसे इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। इसका मात्रक किसमें होगा, किसी निश्चित विलायक हेतु सदैव निश्चित रहता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।